Do you believe in Illuminati? 100%. अरे आप ओके गूगली फेंकी। बताइए इल्यूमिनाटी है क्या और क्या भारतीय भी इल्यूमिनाटी में शामिल है? बताइए। बात सही, बात सही। जो मैं डीप स्टेट बोलता हूँ, जी मैं उसे इल्यूमिनाटी मानता हूँ। सेम आई बिलीव इल्यूमिनाटी इज अ बिग कंट्रीब्यूटर टू डीप यस स्टेट। यस यस यस, मतलब इल्यूमिनाटी जिसके बारे में कोई नहीं जान पाया, जी, लेकिन जी, वो है, वो कुछ कर रहा है, तो हम उसको कहीं कुछ नाम दे रहे हैं, कहीं कुछ नाम दे रहे हैं, जी लेकिन भाई कुछ तो है। ये वही वाली बात है कि जीते जी और मरने में क्या अंतर है? बोले आत्मा का अंतर है। ऐसे ही देश जो चल रहा है ना, ये चंद जो कैबिनेट में चुन के लोग गए, इनकी वजह से तो नहीं चल रहा है भाई। कुछ तो है जो चला रहा है। तो दिस इज द कंस्पिरेसी थ्योरी यू बिलीव इन? कॉन्स्पिरेसी से ज़्यादा मैं नीड मानता हूँ इसे यार। नीड नीड है ये दुनिया के लिए? दुनिया के लिए। तो इल्यूमिनाटी जरूरी है दुनिया के लिए? यार नेगेटिव साउंड होता है ये सुनना कि कॉन्स्पिरेसी की बात होती है इल्यूमिनाटी के अंदर। ये बहुत ऐसा साउंड होगा कि मैं ये लाइन बोलूंगा, लेकिन पॉइंट ये है सरकार के बियॉन्ड भी कुछ है, ये फील होना बहुत जरूरी है। 2 layers deep puppet master. हाँ, एक कोई आदमी ऐसा जो आपको फील करना पड़ेगा। जैसे 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 मैं अभी फिलहाल की सरकार के बारे में बताऊं, हम लोग जब बहुत ज़्यादा राजनीति को डिकोड करते हैं तो हमें फेस पे दिखाई देते हैं मोदी जी के कुछ चारों तरफ सीप सलाहकार, लेकिन थोड़ा और जो हमारे इंडिया में लोग जानते हैं वो समझते हैं कि पॉलिसी बहुत ज़्यादा अलाइन है इनकी आरएसएस से, यानी कि उनका एक साइड अंदर आरएसएस है, जो अब वर्ल्ड भी जानने लगा है और वो बहुत खुलेआम अब दिखता भी है। लेकिन जब तक आरएसएस नहीं था तो आरएसएस उनका डीप स्टेट की तरह काम कर रहा था कि देश को क्या विजन देना है, किस तरह चलना है। हमारे देश में चूंकि फाइनेंस अभी बहुत बड़ी दिक्कत है, डीप स्टेट की जो सबसे बड़ी पावर है वो पैसा है। जिस दिन हमारे पास पावर होगी हम दुनिया पर स्वतः ही राज करने लगेंगे। ये ट्रंप जैसे लोग टिकेंगे नहीं, मतलब ट्रंप तो खैर बचेगा भी नहीं, लेकिन अमेरिका कहीं नहीं खड़ा हो पाएगा। ये जर्नी बताती है कि 75 ईयर में हम कहाँ से और कहाँ निकल कर आ चुके हैं। टॉप थर्ड इकोनॉमी बनने जा रहे हैं, इसका मतलब हम सोने की चिड़िया थे और बनने की राह पर हैं। तो जब हम हैं तो अब हम वो सीख चुके हैं ट्रेड्स जो ये लोग अपना करके अपना परचम लहराते चल रहे थे, हम पहुंच जाएंगे। प्लेबुक मतलब प्लेबुक जो है। ये लोग कर रहे हैं वही चीजें अपनानी है। There's lots you can learn from both America and China. Okay, हमने 2 layer deep puppet mastering की बात करी, जैसे बांग्लादेश का chaos शायद अमेरिका ने कॉज करा। अमेरिका 100%। यानी कि डीप स्टेट, तो ये हो गए 2 लेयर नीचे। तीसरा लेयर आप कह रहे हो इल्यूमिनाटी है? मैं दूसरे लेयर को इल्यूमिनाटी के ही पैरेलल रखता हूँ, क्योंकि इल्यूमिनाटी जो लोग नहीं जानते उनके लिए एक अज्ञात व्यक्ति, वो किसी भी रूप में हो सकता है। आप भी हो सकते हैं, मैं भी हो सकता हूँ, लेकिन जिसको नहीं जानते सर ये ऐसे खुल के मत कहो प्लीज। ये मैं आपकी बात से वो वाली बात है, यति वाली बात है कि यार सुनो यति देखा क्या? क्या हाँ। ये ठीक बहुत 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 सारी चीजें कह रहे हो सर, मेरे को मेरे बॉसेस को बताना पड़ेगा। देखते हैं। बैक टू इल्यूमिनाटी। आपने कभी मस्ती के लिए इल्यूमिनाटी की हिस्ट्री पढ़ी है क्या? ये मैं बहुत ऐसे डीप डाइव करता हूँ। नहीं पढ़ी। इट्स कूल, लाइक कहते हैं कि एक यूरोपियन सोसाइटी थी, सीक्रेट सोसाइटी थी, जो इवेंचुअली इल्यूमिनाटी बनी। इट गोज वे बैक, कंस्पिरेसी थियरीज एंशिएंट इजिप्ट तक लेके जाते हैं। बस मैं एक कंस्पिरेसी थियरी शेयर कर रहा हूँ यहाँ। कहते हैं कि देयर वाज अ ग्रुप ऑफ इजिप्शियन प्रीस्ट्स, इजिप्शियन पंडित, जिन्होंने ये जो पुनर्जन्म का कॉन्सेप्ट है, ये वो समझ गए कि कैसे एक ही फैमिली के अंदर वो फिर से पुनर्जन्म कैसे ले सकते हैं, ताकि एक ही फैमिली में वेल्थ अक्यूमुलेशन हो जाए ओवर सेंचुरीज। पूरे कंस्पिरेसी थ्योरी जोन में मैं इसमें ऐड करना चाहूँगा। हाँ, इजराइल के लिए भी ऐसा कहा जाता है कि एक ऐसा परिवार है, मैं नाम भूल रहा हूँ उसका, रॉथस्चाइल्ड। हाँ। तो वो जो लोग हैं वो इजराइल के लिए यही काम करते हैं जो आप इजिप्ट के लिए बात बता रहे हैं। वो तय करते हैं कि यहूदियों का कहाँ कहाँ एम्पायर होगा। Yes. यहूदियों के चलते अमेरिका कैसे उनके साथ अलाइन होता है, ये वो रॉथस्चाइल्ड परिवार है जो तय करता है। एंशिएंट इजराइल एंड एंशिएंट इजिप्ट आर लिंक्ड। मोजेस जो जूइश धर्म के एक सेंट, आई डोंट नो हाउ टू एक्सप्लेन, प्रॉफिट है मीन, वो उनका बचपन इजिप्ट में गुजरा था। एनीवे, एंड ही हैड टेकन द अर्ली जूज फ्रॉम इजिप्ट टू इजराइल। ये कहानी है जुडाइज्म में। एनीवे, द बेसिक लॉजिक इज दैट एक पावरफुल ग्रुप ऑफ पीपल है जो दुनिया के पूरे पैसे को और दुनिया के जियोपॉलिटिकल डिसीजंस को गवर्न कर रहे हैं हजारों साल से।
हजारों साल से, ना कि 100 साल। सत्ता हमेशा चंद लोगों के द्वारा ही चलाई जाती है ओके, और उसके लेवल हमेशा यही होते हैं, कुछ फेसेस होते हैं, कुछ पीछे होते हैं। सो आर दे इन फेवर ऑफ अमेरिका राइट नाउ और चाइना, और आर दे ओनली इन फेवर ऑफ देमसेल्व्स? पावर के बारे में ना एक छोटा सा मतलब जितना भी आप एनालाइज करेंगे, एनालिटिकल अगर हम बात करें तो वो स्टैंड करती है जाकर के कि जितना ज़्यादा कॉन्सेंट्रेटेड रहे, जिस पर कंट्रोल आसान हो, वो पावर है। पावर केंद्रित होना चाहती है, पावर डिस्ट्रीब्यूट नहीं होना चाहती, क्योंकि सबके पास होगी तो फिर पावर की फील खत्म हो जाती है। अमेरिका में पहले ही लोग कम हैं और अमेरिकन कंपनीज इस समय वर्ल्ड पर रूल कर रही हैं, तो उनके थ्रू वर्ल्ड पर पावर डायनेमिक्स प्ले करना बहुत आसान है, इसलिए वो अमेरिका के साथ है। यही डीप स्टेट कभी यूके के साथ था, कभी ये फ्रांस के साथ था। यानी पावर का जब जब केंद्रीकरण होगा, सेंट्रलाइजेशन होगा, हर देश अपने आप को पावरफुल बनाए रखने के लिए कुछ अल्ट्रा ऐसी टैक्टिक्स अपनाता है जिन्हें वो अपनी प्लेबुक में नहीं लिखता। हमारे देश के अंदर जब उन्होंने हिंदू मुस्लिम दंगे करवाए तो उनकी प्लेबुक में नहीं था कि हम हिंदू मुस्लिम दंगे कराना चाहते हैं। हमें इस तरह से देकर चले गए कि बॉर्डर डिस्प्यूट रहेगा ही रहेगा। हर देश को जहां जहां उन्होंने छोड़ा वहां बॉर्डर डिस्प्यूट में उलझा के छोड़ा। कि बॉर्डर डिस्प्यूट देकर जाना उनके उस समय के डीप स्टेट्स की थ्योरी थी, लेकिन खुद ही उसको मेंटेन करने लायक पैसा नहीं बचा पाए। वर्ल्ड वॉर 2 में इतने फूक गए तो अमेरिका निकल के आ गया। उन्होंने कहा सुनो, हमारा कोई रिलीजन नहीं है, हमारा कोई नेशनलिज्म नहीं है, हम चल दिए अमेरिका के साथ। अमेरिका में है कौन लोग? यूरोपियंस हैं जो जाके वहां बस गए। Which is why I believe it's important to study European history to understand modern day geopolitics कि क्या हो रहा है। ट्रू, वेरी मच ट्रू। अमेरिका फॉर्म बिकॉज ऑफ मिडीवल यूरोप। मिडीवल यूरोप में क्या हो रहा था? आपस में झगड़ रहे थे, एट सम पॉइंट दे रियलाइज नहीं, आपस में नहीं झगड़ते, दुनिया को जाके कॉन्कर करते, अफेक्टेड द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। वेयर आई एम ट्राइंग टू गेट एट विद दिस इज इल्यूमिनाटी से इंडिया का क्या संबंध है? मैं लेके चलता हूँ, कुस्तुनतुनिया की कहानी सुनाना चाहता हूँ, जिसके थ्रू इंडिया का खोज होता है और यूरोपियंस इंडिया में आते हैं। देखो इसमें क्या था ना कि यूरोपियंस की जब हम बात करते हैं, यूरोपियंस पैसे वाले कैसे बने? ये बड़े गरीब लोग हुआ करते थे। मतलब आप ऐसे समझो कि इस दुनिया में ना ग्रोथ उन लोगों ने की है जिन्हें ज़रूरत रही है। अगर आपको मैं सब कुछ दे रहा हूँ, आपको पता ही नहीं चल रहा है। कहते हैं ना, वो क्या जाने पीर पर आई जिसकी कभी ना फटी और बिराई, जिसने दर्द ही नहीं देखे वो क्या जानेगा। यूरोपियंस के केस में एक बड़ा तगड़ा काम ये था कि अगर आप उनका उठाकर जोग्राफिकल फीचर देखते हैं तो वो उस तरफ पड़ते हैं जहाँ पर ठंड बहुत है, टेम्परेट लाइन में है और फ्रीजेड जोन की तरफ है, वहाँ पे बर्फ़ पड़ती है। सूर्य इतनी देर के लिए रोशनी नहीं देता जितने हम देशों के लिए देता है जी। वहाँ पर खाने पीने के सामान भी इतने उपलब्ध नहीं है जितने हमारे पास है। पॉपुलेशन इस बात की गवाह भी है। चाइना और इंडिया बिल्कुल इसी तरह से पॉपुलेटेड बने, इंडोनेशिया इसी तरह से पॉपुलेटेड बना। उन लोगों को चाहे मसाले हों, खाने हों, इन सब चीज़ों के लिए हम पर डिपेंडेंट रहना पड़ता था। सर्दी है तो सर्दी के लिए वुलन है, कॉटन है, सिल्क है, इन सब के लिए डिपेंडेंट रहना पड़ता था। और हम बढ़िया ट्रेडर हुआ करते थे। इंडिया को जब सोने की चिड़िया बोला जाता है, इसका मतलब ये नहीं था कि हमारे 2 पंख थे और हम गोल्ड से लदे रहते थे। हम लोग बार्टर सिस्टम में व्यापार करते थे, लेकर गोल्ड आते थे। इंटरेस्टिंग कहानी ये है कि हम लोग व्यापारी थे। व्यापार के नाम पर हम चाइना से माल लिए, इंडिया से मसाले लिए, सिल्क रूट से निकल कर गए टर्की में, जहाँ पर फिलहाल के लिए हम यूरोप को कनेक्ट होते हुए देखते हैं, इस्तांबुल, वो जगह कॉन्स्टेनोपोलिस कहलाती थी, कुस्तुनतुनिया कहलाती थी, स्ट्रेट ऑफ बॉस्फोरस के पास। वहाँ से क्रॉस करके हम सीधा यूरोप में एंट्री करते थे। तो टर्की वो जगह थी जिससे बाई लैंड एशिया यूरोप से कनेक्ट होता था। अगर उस जगह पर नियंत्रण कोई स्थापित कर ले, अब देखना ध्यान से समझने की बात है, इधर से माल गया, उस तरफ से बदले में हम बार्टर में गोल्ड लेके आ रहे हैं। गोल्ड लेकर आ रहे हैं, सबको पता है कि ये गोल्ड व्यापारी लोग लेके कहाँ जाएंगे? इंडिया जाएंगे। इंडिया को क्या बोला जाता था? सोने की चिड़िया, क्योंकि हमारे पास गोल्ड भर भर के था। आप अगर देखेंगे तो गोल्ड की कहानियां, मतलब हमारे देश की कहानियों में तो ये भी शामिल है कि युद्ध में एक बार हम लोगों ने चांदी के गोले फेंके थे दुश्मन के ऊपर। ये राजस्थान के एक राजा की कहानी है, आप मतलब सर्च करेंगे तो पा जाएंगे। तो अल्टीमेटली हम लोग खूब पैसा कमा के लौटते थे। जब हम पैसा कमा के लौटते थे तो भूखे लोग रहते थे। कहाँ पे? अफगानिस्तान, ईरान, ये बैरन लैंड्स थी, आज भी बैरन सी हैं। अगर आप भी जियोग्राफिक सर्च करेंगे, इमेज निकालेंगे अफगानिस्तान की, तो आपको वहाँ पे कोई खेती बाड़ी नहीं दिखाई देगी। वहाँ पे खाली खलिहान पड़े हुए हैं, टेम्परेचर खूब कम तक पहुँच गया, ठंड बहुत है, कमाने के नाम पर कुछ नहीं है, चलो लूटते हैं, ज़रूरत है उनकी। उन्हें समझ में क्या आने लगा? इंडियंस पैसे कमा के लेके जा रहे हैं, इंडिया वाले लोग खूब प्रॉस्पेरस हैं। इंडिया कहाँ है? इंडस रिवर की दूसरी तरफ, इंडस से पार इंडिया। तो बोले चलते हैं।
हमारे जितने भी आक्रमण हुए, अगर आप उनका इतिहास उठाकर देखेंगे तो वो उस तरफ से ही क्यों आए जो हमारा ट्रेड रूट हुआ करता था, क्योंकि वहां ये अवेयरनेस थी कि इंडिया पैसे वाला है। वहां से आकर के इंडिया पे इन्वेजन्स होते हैं, दिल्ली को टारगेट किया जाता है कि इनका पेट इतने में ही भर भी जाता था कि भाई सुनो, हमें विंध्याचल से नीचे नहीं जाना, हमें और नीचे नहीं जाना, सतपुड़ा से नीचे, हमारा पेट इतने में भर गया। साउथ इंडिया तक पहुंचते नहीं थे, इतनी प्रॉस्पेरिटी लेकर वो पहले ही भाग लेते थे कि यार इतना पैसा तो देखा ही नहीं। अच्छा, धीरे धीरे ऑटोमन एम्पायर बढ़ने लगता है, उनको ये समझ में आने लगता है कि यार ये तो रूट है जिसकी वजह से पैसा इंडिया तक जाता है, और यूरोपियंस के लिए तो ये गिव एंड टेक रिलेशन है। उन्होंने उसी कुस्तुनतुनिया पर अटैक करके कंट्रोल स्थापित कर लिया, टर्की बन गया। हमारा ट्रेड जो सिल्क रूट से होकर के यूरोप जाता था उसे रोक दिया गया। अब उनको जरूरत हमारे प्रोडक्ट की ज्यादा थी, यूरोपियंस को तलाशने के लिए छटपटाहट ज्यादा थी। तलाशा जाए कि कहाँ है ये इंडिया, कहाँ से आता है माल मसाला, चाइना कहाँ है, इंडोनेशिया कहाँ है, चलो ढूंढने चलते हैं। तब से इजाद हुआ वास्को डी गामा का रूट, जो कि समुद्र से होते हुए निकला, क्योंकि उन्हें ये था। इंटरेस्टिंग बात है, इंडिया की खोज में लोगों को यह पता चला कि धरती गोल है, मतलब समुद्र के उस पार से घूमकर जाओगे तो भी इस तरफ पहुंच जाओगे, समुद्र से सब कनेक्टेड है। ये इंडिया की खोज है एक तरह से, समझिए आप। खोजते हुए दक्षिण की तरफ अंटार्कटिका निकले, केप ऑफ गुड होप साउथ अफ्रीका होते हुए फिर इंडियन ओशन में पहुंचते हुए इंडिया पहुंचे, और उनको लगा कि ओ माय गॉड, ये है। दक्षिण भारत में पहली एंट्री तब हुई जब उत्तर भारत से वो वाले रास्ते बंद हो गए। जब दक्षिण भारत में आए, कहते हैं कि वास्को डी गामा जब यहां से माल लेकर लौटा तो कहते हैं कई 100 टाइम्स उसने रेवेन्यू जनरेट किया यूरोप पहुंच करके अपने उस माल से। तो यूरोपियंस प्रॉस्पेरस नहीं थे, उन्हें जरूरत ने भारत तक पहुंचाया। भारत में जब वो पहुंच गए तो व्यापार उनका बेसिक कैरेक्टर बन गया कि इंडिया से माल उठाओ। ये बिल्कुल वही है, इंडिया में भी आज एक्सपोर्ट इंपोर्ट करके बहुत बड़ी कंपनियां खड़ी हो गई हैं। चाइना से सस्ता माल लाओ, इंडिया में बेचो, पैसे बनाओ। सोच कर देखो कि उस समय इंडिया से कच्चा माल ले जाओ, यूरोप में बेचो, पैसे कमाओ। वहां के लोग धन्ना सेठ बनने लगे, वहां एक क्लर्जी ग्रुप तैयार होने लगा, एक क्लास पैदा होने लगी जो व्यापारी थी। शासन करना सीखना शुरू हुआ कि कंट्रोल करो चीजों के ऊपर। इंडिया से कच्चा माल रुकना नहीं चाहिए, चलो वहीं पर चल के उसको अपनी कॉलोनी बनाते हैं। तो जो आपने अभी लाइन बोली कि कैसे ये आया इल्यूमिनाटी, मैंने तो आपसे कहा कि राज की जरूरत से आई थी। पावर में बैठना है, पावर में बैठना नेसेसिटी है, नेसेसिटी है तो कहां से चलकर आई, मैंने वो आपको कहानी सुनाई। तो पहले वहां था, फिर वो यूरोप से निकलकर अमेरिका पहुंचा। अब वही काम जो यूरोपियन कंपनी करती थी वो अमेरिकन कंपनी करती है। अमेरिकन कंपनी के पीछे पीछे चाइनीज चले आ रहे हैं। जिस दिन अमेरिकन खत्म होंगे चाइनीज पीछे खड़े होंगे, और उसके बाद में हम लोग खड़े हुए हैं। तो इल्यूमिनाटी चाइना में शिफ्ट होगी? पावर सेंटर है, जहां जहां पावर होगी वहां इल्यूमिनाटी होगा, यानी डीप स्टेट होगा। ओके, मतलब ऐसा नहीं है कि, क्योंकि जब हम इल्यूमिनाटी विजुलाइज करते हैं ना, अक्सर गोरों को विजुलाइज करते हैं। मुझे तो कई बार ऐसा लगता है ये इल्यूमिनाटी और येटी पे आपका कॉपीराइट होना चाहिए, आपने इसके ऊपर इतनी चर्चाएं की। मैंने तो इल्यूमिनाटी की बात ही नहीं करी। कहीं पे भी ऐसी बात है कॉपीराइट डालो इस पे, ये तो मेरा पैदा किया। मेरे को तो कभी कभी लगता है कि अगर एक नेशनल लेवल की कंट्रोवर्सी भी हो जाती है ना किसी की, उसमें भी इल्यूमिनाटी का हाथ रहता है कि ये जियोपॉलिटिक्स के बारे में बहुत ही ज्यादा बातें कर रहे हैं, हमारे बारे में बातें करना, चलो। ट्रू है, मैं ट्रू है। मैं रिलेट कर पा रहा हूँ। Do you think they're watching this? They're watching everything. हाँ। इसलिए वो all seeing eye वाला लॉजिक रहता है। आप जो बोलोगे ठीक है। अच्छा, क्या मैं ज्यादा बात कर रहा हूँ? नहीं, I hope not. Sorry guys. Please, मुझे YouTube में बहुत पसंद है।